So welcome my dear students, welcome to the writing practice batch for CA Foundation Law. Live मिलेंगे and we are going to solve 5 questions from every unit of business laws for CA Foundation. मेरा टारगेट है कि हम 100 क्वेश्चंस करें, लेकिन हम 100 से ज्यादा ही करने वाले हैं। आप अंदाजा लगाओ ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 9 यूनिट्स हैं, तो 9 यूनिट्स इंटू 5 क्वेश्चंस पर यूनिट, 45 क्वेश्चंस तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही हो जाएंगे। मैम इतना हो पाएगा क्या? मुझे कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम 100 क्वेश्चन हम लोग कैसे लिख के भेजेंगे आपको? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 100 क्वेश्चंस लिखेंगे। इट इज पॉसिबल। अब अगर आप देखोगे ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, ठीक है। 7 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका परफॉर्मेंस मोर और लेस 6 मार्क्स वाले जैसा ही रहता है। सिर्फ 1 मार्क का फर्क हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि 1 पेज एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कभी थियोरी क्वेश्चन पूछ लिया या कभी थोड़ा और लेंथी क्वेश्चन, बट 6 to 7 मार्क्स इज ऑलमोस्ट द सेम। तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स, ऐसे 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम पर यूनिट ऐसे ही 5 टाइप के क्वेश्चंस करें, एक 2 मार्क का क्वेश्चन करेंगे, एक 3, 4, 5 और 6, ऐसे 5 क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एवरी यूनिट, तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि अगर मुझे एक 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो मुझे कितना लिखना है, 3 मार्क्स का आया तो कितना लिखेंगे, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स ऐसे आया तो क्या क्या लेंथ होनी चाहिए, एक्सेट्रा। मैं शुरू में ही आपको नहीं बताऊंगी कि 2 मार्क्स का आएगा तो सिर्फ इतना ही लिखना। हमारे जो 2-3 सेशंस है, मोस्टली 3 सेशंस, उसमें तो मैं आपको एनकरेज करूंगी कि भाई जितना याद आता है लिखो। अरे लिखने की प्रैक्टिस तो करो। अगर मैं आपको पहले दिन पे ही बता दूं कि नहीं 2 मार्क्स का आएगा ना तो 4 ही सेंटेंस लिखने हैं, तो फिर आप सोचना बंद कर दोगे ना। आपको लगेगा मैम 4 ही सेंटेंस लिखना है, ये तो लिख दिया ना हमने। नहीं, पहले के जो 2-3 सेशंस रहेंगे उसमें मैं नहीं आपको बताऊंगी कि कितना लिखना है, जितना याद आता है लिखो। क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट पे अगर 2-3 अलग टाइप के क्वेश्चंस आए, एक बार अगर आपने वो कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा है तो यार कोई भी प्रोविजन पे क्वेश्चन पूछ लो, हम लिख सकते हैं, है ना। ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट हम तो तैयारी से आए हैं, पूछ ले जो पूछना है। तो पहले के 3 लेक्चर्स में मैं आपको नहीं बताने वाली कि 2 मार्क्स का आएगा तो कितना लिखना है, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताती जाऊंगी कि बस अब आ गया है लिखना, नाउ रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू ओनली 3 सेंटेंसेस। तो आप तब वो पोजीशन में होगे टू फिल्टर। अभी आप फिल्ट्रेशन के पोजीशन में ही नहीं हो। अब आपको पता ही नहीं है कि मतलब मुझे ये 10 पॉइंट्स में से कौन से 3 पॉइंट्स लिखने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो सारे 10 पॉइंट्स लिखो, लिखो जितना आता है लिखो। फिर आप एक ट्रेंड हो जाओगे ना 2-3 लेक्चर के बाद। फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब ये 10 सेंटेंस में से अब जज करो कि कौन से 3 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो मुझे यहां पे लिखने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया हमारा प्रोसीजर, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स ही वेटेज के होंगे पर यूनिट। तो ऐसे करके मेरा मिशन है कि 100 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्लास में ही होनी चाहिए। आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, पूरा फॉर्मेट भी दूंगी, आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे एंड देन यू विल सेंड इट टू मी फॉर चेकिंग एंड फीडबैक। ये सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होने वाली है, राइटिंग प्रैक्टिस कम फीडबैक सेशन भी होने वाला है। अब ये चीजें मैं फ्री में भी दे सकती थी, लेकिन मैं नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी मैं आपको देने वाली हूं ना, बस मैं उसी के पैसे ले रही हूं। और क्या क्वालिटी मिलने वाली है आपको? फीडबैक की क्वालिटी। तो आप समझो कि राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। कैसे? ये जो 5 क्वेश्चंस है ये सारे न्यू क्वेश्चंस है, ये आपको कोई एमटीपी, कोई आरटीपी, कोई पास्ट एग्जाम में नहीं मिलेंगे। दे आर ऑल ब्रांड न्यू क्वेश्चंस जो कभी भी आपने कोई भी एग्जाम में कोई भी अटेम्प्ट ले लो आपको वो नहीं मिलेंगे। दे आर ऑल न्यू क्वेश्चंस, न्यू फ्रेमिंग है। तो ये आपके एक तरीके का टेस्ट हो गया एंड जो मेरा फीडबैक मिलेगा इससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो आई विल टेल यू फॉर एवरी टेस्ट, फॉर एवरी राइटिंग प्रैक्टिस जो आप करोगे, जो 5 क्वेश्चन आप मुझे लिख के भेजोगे, तो मैं आपको वॉइस नोट या कॉल पे डिस्कस करूंगी कि कहां मिस्टेक हो रही है, हाउ टू इंप्रूव। आपको आंसर्स में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, कीवर्ड्स क्या है, आपका आंसर एग्जाम वर्दी है या नहीं, ये सारा फीडबैक मैं आपको दूंगी। बस उसी मेहनत के पैसे ले रही हूं, ठीक है। तो यस, दिस इज अ पेड बैच।
यू कैन एनरोल इट बाय विजिटिंग माई वेबसाइट capreetyagarwal.com. लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब में दिया हुआ है. तो मेहनत फीडबैक में है एंड उसी के चार्जेस है. ओके, चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन. एक आपको मैं स्केड्यूल दूंगी. जब आप एनरोल कर लोगे तो आपको मैं एक स्केड्यूल दूंगी. बिकॉज देखो, रोज रोज ना ऐसे ही सरप्राइज नहीं होगा, आज ये करेंगे वो करेंगे. आप तैयारी से आओगे तभी आप क्वेश्चन आंसर्स लिख पाओगे ना. बिना पढ़े कैसे आओगे? बिना पढ़े आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? और मैं ही आपको सब बताऊं, देखो हाँ ये क्वेश्चन आया ना तो इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये 5 पॉइंट लिखने, तो आप कहां सोच रहे हो? मैं स्पून फीडिंग नहीं देने वाली, पहले बोल देती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि ये क्वेश्चन आया तो आपको क्या लिखना है, वो आप मुझे बताओगे. और मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि आप करेक्ट सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, क्या डायरेक्शन में आपको सोचना है. लिखोगे आप, मिस्टेक्स होंगी, कोई बात नहीं, ये हमारा प्रैक्टिस ग्राउंड है. मिस्टेक होगी, मैं तो बोलती हूँ होने दो, मालूम तो पड़े कहाँ गलत हो रहे हो. पहले आपको एग्जाम में 20 मार्क्स आए, 18 मार्क्स आए, 14 मार्क्स आए, 39 मार्क्स आए, वो जर्नी अगर आपको 60 मार्क्स तक तय करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स 20, 30, 40 से 60 तक जाएं, तो सोचना तो आपको ही पड़ेगा. मैं नहीं बताऊंगी आपको, मैं स्पून फीडिंग, मैं आपको गाइड करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, मैं पूरा पेपर चेक करके दूंगी, लेकिन मैं सोचूंगी नहीं आपके लिए, आप ही सोचोगे. इसी से आपके मार्क्स 60 तक जाएंगे, एग्जामिशन तक जाएंगे. मैं तो चाहती हूं मेरा हर स्टूडेंट 70, 80 मार्क्स लेकर आए. इंस्टीट्यूट देता नहीं ना, ऐसे ही मार्क्स काटते रहता है. लेकिन हमारी तैयारी ऐसी होगी कि हम इतने अच्छे से आंसर लिखेंगे कि इंस्टीट्यूट मार्क्स काट ही नहीं पाएगा. सारे कीवर्ड्स होने चाहिए, प्रोविजन सारे होने चाहिए, रिविजन प्रॉपर होगी, तो इंस्टीट्यूट को मार्क्स देने ही पड़ेंगे ना. क्या बेसिस पे मार्क्स कट करेगा? अरे सब तो लिखा है. तो मैं आपको एक स्केड्यूल देने वाली हूं विच स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, और वो एंड हो जाएगा 17th ऑफ अप्रैल को. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आज ये चैप्टर पढ़ना है और फिर शाम को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. तो क्या होगा, मॉर्निंग में आप वो चैप्टर रिवाइज करोगे, रिविजन करनी ही है आपको. मॉर्निंग में आप वो चैप्टर रिवाइज करोगे और फिर इवनिंग 6 to 7:30 का मेरा स्लॉट है. कभी हमारा जल्दी भी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन मुझे लगता है इतना टाइम तो लग ही जाएगा. 10 मिनट भी अगर आप एक क्वेश्चन करोगे तो 50 मिनट्स तो आपके राइटिंग में ही जाएंगे, उतना तो चाहिए कि नहीं. तो मॉर्निंग में आप वो चैप्टर रिवाइज करोगे और इवनिंग में हम मिलेंगे टू राइट एंड प्रैक्टिस. मुझे पता है कभी कभार चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, सिर्फ वो मॉर्निंग का टाइम नहीं होगा, तो मैं आपको स्टडी लीव भी दूंगी. तो मैं आपको पूरा डेली टाइम टेबल देने वाली हूँ. आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, शाम को टेस्ट लिखना है. अगर मुझे लगता है कि नहीं इस चैप्टर को 2 दिन लगते हैं, तो मैं आपको एक दिन स्टडी लीव भी दूंगी. तो मैम 17 तक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. वैसे ही टाइम टेबल बनाया है कि आपका 17 अप्रैल तक राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए. एक आध दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. आप जो पेपर भेजोगे उसका फीडबैक मिलेगा ही मिलेगा, मेरी गारंटी है वो. ठीक है, तो हमारा प्रोसीजर क्या होने वाला है, एक बार लिख देती हूँ आपके लिए. हमारा प्रोसीजर ये होगा कि आज हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है दैट इज ऑन 23rd, नहीं आज तो 24th है, 24th ऑफ मार्च. यस, तो यहां से बैच स्टार्ट होगा अप टिल 17th ऑफ अप्रैल. ओके, टाइमिंग इसका होगा 6 to 7:30 PM. स्टेप नंबर 1, जो मैंने आपको स्केड्यूल बना के दिया है वो स्केड्यूल के हिसाब से आपको वो चैप्टर रिवाइज करके रखना है. उसके बाद हम लाइव मिलेंगे एंड हम क्वेश्चन एंड आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. मैम कैसे करेंगे वो, ये देखो, मैं आपको ऑलरेडी ये वाले शीट्स देने वाली हूं. ठीक है, हर चैप्टर का आपको मिलेगा, इस तरीके से आपको शीट्स मिलेंगे जहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा है और मैंने जगह छोड़ी है कि भाई आप यहीं पे आंसर भी लिख दो. वरना क्या होता है ना, क्वेश्चन कहीं पड़ा है, आंसर कोई पेज में लिख दिया, नोटबुक में लिख दिया, समझ में ही नहीं आ रहा. ये क्या होगा, एक फाइल बनाओगे आप. ठीक है, एक फाइल बनाओ, उसमें इसका प्रिंट आउट लगाओ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर भी है, और साथ में मैंने इसका तुरंत मॉडल आंसर भी दिया है. मैं आपको हाईलाइट कराने वाली हूँ कीवर्ड्स. मैं आपको मार्किंग स्कीम बताऊंगी कि ये वर्ड लिखोगे तो हाफ मार्क मिलेगा, ये वर्ड लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है. अच्छा, मॉडल आंसर में नहीं लिखा है, फिर भी आप ये लिखोगे तो बेटर है.
वो सब मैं बताऊंगी, वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर लोगे। ये सब आपको लेक्चर के पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 था, आई विल ट्राई कि हम वेराइटी के क्वेश्चंस करें। जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 3 मार्क्स लिखा है ना मैंने, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। अब ऐसे भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको सब क्वेश्चंस दिए होंगे 1-1 मार्क के। फिर एक क्वेश्चन है ये मेरा 4 मार्क्स का, तो मैंने वहीं पे जगह दी है कि प्रोविजंस में लिखेंगे, फैक्ट्स कैसे लिखेंगे, और फिर उसके तुरंत नीचे आपको मिल जाएगा मॉडल आंसर। तो जब आप ये फाइल कर दोगे तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन था, ये मेरा आंसर है, ये मॉडल आंसर है, ये इसकी मार्किंग स्कीम है, ये इसके कीवर्ड्स हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड अल्टीमेटली 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कितना लिखना चाहिए वो सब गाइडेंस आपको मिलेगी। तो बस आप रिवीजन करो और फिर बाद में मेरे साथ राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो एक स्केड्यूल मिलेगा आपको, आपको वो स्केड्यूल फॉलो करना है। मॉर्निंग में पढ़ाई करनी है, इवनिंग 6 to 7:30 हम मिलेंगे, आप वो लिखोगे। एंड थर्ड इज यू विल सेंड द PDF फॉर चेकिंग। और उसके बाद मैं उसको गो थ्रू करके आई विल प्रोवाइड फीडबैक। इस तरीके से हम एवरी यूनिट में करेंगे, एवरी यूनिट, और हम 5 क्वेश्चंस करेंगे पर यूनिट। ओके, तो 5 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, एक 4, एक 5 और एक 6। कॉम्बिनेशन होगी। मैं केस बेस्ड भी आपसे लिखवाऊंगी और साथ ही में थ्योरी क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ऐसे वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे। और फिर जब आप मेन एग्जाम में लिखने जाओगे ना आपका पेपर, आपको लगेगा मैम ऐसे लग रहा था आप ही के टेस्ट लिख रहे हैं, ऐसे लगा ही नहीं कि हम एग्जाम लिखने गए हैं। ऐसी तैयारी होगी। कुछ क्वेश्चंस मैं रिपीट करूंगी जो पास्ट MTP RTP में आए थे, क्योंकि वो रिपीट होते हैं ना, इंस्टीट्यूट MTP वाले क्वेश्चंस डालता है। ऐसा नहीं होना चाहिए बस सिर्फ नए क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली और पुराने छोड़ दिए और वही एग्जाम में आ गया। तो बैलेंस रखूंगी, कुछ पुराने क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन, कुछ थ्योरी, ताकि आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिले। दैट इज माय एम, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंस्टीट्यूट हम तैयार हैं। ऑलराइट, तो मिशन 100 क्वेश्चंस शुरू कर लेते हैं। लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। और स्टूडेंट्स, मैं जो आपको क्लासरूम में हाईलाइट और मार्किंग करा रही हूँ ना, आई विल गिव यू दैट शीट ऑल्सो, ताकि मेरे लिखे हुए नोट्स आपके पास रहें कि मैम आपने क्लास में क्या कराया था, ये भी एक बार हमको सॉफ्ट कॉपी में ही पढ़े रहेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी और आप सब कुछ एक फाइल में लगा देना। तो इंस्टीट्यूट क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको आते हैं थ्योरी क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, एंड यू ऑल्सो हैव मल्टीपल सब क्वेश्चन। मल्टीपल सब क्वेश्चन मतलब डिटर्मिन वेदर दीज एसोसिएशंस फॉर्म अ वैलिड पार्टनरशिप, ऐसा 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा और उसमें 3 सिचुएशंस देंगी, आपको बताना है कौन सा पार्टनरशिप है या नहीं है। 1-1 मार्क का क्वेश्चन है ये भी 1 मार्क का, 1 मार्क 1 मार्क, ऐसे टोटल 3 मार्क्स, या 2-2 मार्क्स का तो 6 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी क्वेश्चन आता है, केस बेस्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड सब क्वेश्चंस। थोड़ा 1-2 लेक्चर होने दो, मैं आपको पिछले अटेम्प्ट का पेपर भी दिखाऊंगी कि देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ट्रेंड क्या है, थोड़ा बहुत उसको भी स्टडी करेंगे। लेकिन शुरू में ये सब करेंगे ना तो फिर हम अपनी जो तैयारी है ना उसको नैरो कर रहे हैं, मुझे वो नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि उस कॉन्सेप्ट पे 2-3 अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आ गए तो आपका कॉन्सेप्ट अगर पक्का है, प्रोविजंस पक्के हैं, तो फिर फिल्टर करके आप आंसर बना सकते हो। मैं आपको वो स्टेज पे लाना चाहती हूँ कि आपको पता चले कि इसमें मुझे 10 पॉइंट में से कितना लिखना है। दैट इज माई एम। ओके, तो ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लाइव नहीं देख रहे, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, तो वीडियो पॉज कर करके ये सब कुछ लिखते जाओ, ठीक है। मैं तो एनकरेज करूंगी कि नोटबुक मत बनाओ, लूज पेपर ले आओ और एक फाइल बनाओ और सब कुछ पंच करते जाओ, ठीक है, क्योंकि वो बेटर रहेगा आपके लिए। वो फाइल आती है ना जिसमें ऐसे राउंड वाले वो रहता है, एक हार्ड वाली फाइल आती है, वो बना लो एक,
ताकि पेपर आप घुमा के ना जो चाहिए वो निकाल लो, जो यूनिट पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस निकाल लो, ठीक है। वो एक फाइल बनाओ, ओके, यू विल मेक अ फाइल एंड उस फाइल में लूज शीट्स ऑफ पेपर होंगे, उसको पंच करके लगाओगे और कुछ प्रिंट आउट्स जो आप लोगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के, तो आपका यूनिट वाइज सब लिखा होना चाहिए, ओके। मैं भी जो नोट्स लिखवाऊंगी, सपोज मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करी, उसका चार्ट बनवा लिया कि देखो ये आंसर में ये कॉन्सेप्ट है, इसका ये चार्ट है, तो लूज शीट ऑफ पेपर पे आपने वो चार्ट लिया, वहां पे पंच कर दिया, तो सब कुछ आपके पास ना फाइल में रहेगा। तो नोटबुक मत बनाना, फाइल बनाना, ठीक है। तो एक फाइल में, और मार्केट में मिलते हैं ऐसे नोटपैड्स मिलते हैं, उसको टेयर करके उधर पंच भी किया हुआ रहता है, तो बस एक नोटपैड ले लो, मैं जो चार्ट्स लिखवाती हूँ ये जो लो, तो सब फाइल करो, रेलेवेंट चीजें एक के साथ एक फाइल करते जाओ। नोटबुक में क्या होता है, आधी चीजें इधर लिखी होती है आधी उधर, वो नहीं चाहिए, एक प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप फाइल के जो पहला आपने पेज लिया है उधर लिखोगे कि ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है, देखो थ्योरी जो है ना वो तो नॉर्मल है कि हेडिंग लिखो, एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल लिखो, लाइन छोड़ो, हेडिंग लिखो, जैसे आप 11th-12th में करते आ रहे हो। तो थ्योरी का मैं आपको फिर भी दिखाऊंगी कैसे दिखता है। केस बेस्ड का एक फॉर्मेट सजेस्ट करूंगी, वो आप फॉलो कर लेना। अच्छा, अब थ्योरी से स्टार्ट करते, क्योंकि इंस्टीट्यूट आजकल है ना कभी कभार पूरे पेपर में थ्योरी थ्योरी पूछता है, तो थ्योरी क्वेश्चंस अगर आ गए तो मुझे कैसे लिखना है। मेरी एक बुक आती है द लॉ कंपाइलर, अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन बैंक है वो, उसके पेजेस मैंने आपको मैं दिखाऊंगी कि देखो इस तरीके से लिखना है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन बैंक में जो मेरा कंपाइलर है उसमें आपको सारे क्वेश्चंस जो है ना वो इसी फॉर्मेट में आंसर्स मिलेंगे, ये देखो। तो अगर सपोज एक क्वेश्चन आ जाता है, शंभू दयाल स्टार्टेड अ सेल सर्विस सिस्टम, श्रीमती प्रकाश एंटर द शॉप, टुक अ बास्केट, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले 2 बार पूछ चुके हैं एग्जाम में, इन मई 2019 एंड सितंबर 2025 के मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, पहले एमटीपी में आया था फिर एग्जाम में आया था। तो आपको अपना जो केस बेस्ड है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस और कंक्लूजन। क्या लिखना है वो मैं बताऊंगी। थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, ये देखो इस तरीके का थ्योरी क्वेश्चन आता है। डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिडरेशन, बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, कि व्हाट इज कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्हाट इज कंसिडरेशन, तो उसको डेफिनेशन लिखनी है उसकी। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, तो द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम टाइटल लिखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। आपको एग्जाम्पल लिखने तो एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो, इंस्टीट्यूट का ये मॉडल आंसर है उन्होंने नहीं लिखा है, आप चाहो तो पहले 2-3 के लिए आप आंसर में एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, बट बहुत लेंदी नहीं करना है इसको, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट द पेपर ऑल्सो। तो हम हेडिंग लिखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, मेरे क्वेश्चन बैंक में गैप्स हैं, मतलब आपको वो लाइन छोड़नी है एग्जाम में। इसी तरीके से आपको थ्योरी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लेंथ मैं बताऊंगी आज नहीं, 2 लेक्चर 3 लेक्चर के बाद। पहले कॉन्सेप्ट लिखने की प्रैक्टिस तो करो, फिर लेंथ मॉनिटर करना ना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया था, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शंस लिखो। तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको लिखना है और उसके बाद एक्सेप्शंस को लिस्ट करते जाना है, ठीक है, लिस्ट करेंगे हम। तो इस तरीके से थ्योरी एंड ऐसे एक के नीचे एक एक्सेप्शंस लिखेंगे, ऑलराइट। आप चाहो तो इसको नीचे की लाइन से भी लिख सकते हो या साइड से भी लिख सकते हो, नीचे लिखोगे तो थोड़ा और नीट लगता है, तो यहां पर नीचे ले आएंगे और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, लाइन छोड़ेंगे, हेडिंग देंगे, इसी तरीके से। केस बेस्ड का फॉर्मेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केस बेस्ड जो है वो इस तरीके से, एक केस सिनेरियो आएगा, फिर उसमें आप प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन, ऐसे 4 पार्ट्स में आपका आंसर बनाओगे। तो मैम इनमें लिखेंगे क्या। अब इंस्टीट्यूट ये फॉर्मेट नहीं फॉलो करता है, मतलब वो ऐसी हेडिंग्स नहीं देता, लेकिन फ्लो यही रहता है। अगर आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे ना
तो सजेस्टेड आंसर में देख लो, फ्लो ऐसे ही है, पहले प्रोविजंस लिखेंगे, फिर थोड़े से फैक्ट्स लिखेंगे, फिर एनालिसिस और कंक्लूजन लिखेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है, वो ये हेडिंग नहीं देते, लेकिन फ्लो यही है उनका भी। अच्छा, अब प्रोविजंस में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, सिर्फ थ्योरी लिखनी है आपको। तो यहां पर उस पर्टिकुलर, पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो लिखोगे। अभी भी क्वेश्चन का कोई पार्टी वगैरह का नाम नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी आएगी। आई विल शो यू हाउ टू राइट, सिर्फ थ्योरी आएगी, ठीक है, जो भी रेलेवेंट थ्योरी है, अलॉन्ग विथ सेक्शन नंबर, ठीक है। तो सेक्शन नंबर कैसे लिखेंगे? एज पर सेक्शन 9 of the Indian Contract Act, 1872, ठीक है, एज पर सेक्शन 9, और फिर आप अपनी थ्योरी लिखोगे। तो थ्योरी लिखनी है, सेक्शन नंबर लिखना है, और जितनी थ्योरी आप लिखोगे ना उतने मार्क्स मिलेंगे। प्लीज नोट, प्रोविजंस और एनालिसिस पे मैक्सिमम मार्क्स है, फैक्ट्स ऑफ द केस पे तो कोई मार्क्स ही नहीं है, ये सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन है। सो नो मार्क्स फॉर फैक्ट्स, this is simply paper presentation, ठीक है। अब अगर सपोज कोई केस लॉ भी आता है यहाँ पे, तो या तो आप यहीं पे उसका रेफरेंस दे दो कि ये केस लॉ है, इसका नाम है, या आपको लगता है कि मैम एक अलग से हम हेडिंग क्रिएट करें तो वो भी चलेगा। तो इफ यू वांट यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, रेफरेंस केस लॉ। तो इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर का ध्यान जाएगा कि अच्छा इसने तो केस लॉ का भी नाम लिखा है, और फिर आप केस लॉ का नाम लिख सकते हो, जैसे फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड। क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहिए? आइडियली तो नहीं, दे ओनली वांट द नेम ऑफ द केस लॉ। आप एक्सप्लेन तभी करोगे जब क्वेश्चन एक्चुअली में वो केस ही है, उसी के फैक्ट्स को उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, तब आप एक्सप्लेन करो। या फिर प्रोविजंस में ना कुछ ज्यादा लिखने को है ही नहीं, 2 लाइन से ज्यादा कुछ लिख ही नहीं पाएंगे हम, तो इन दैट केस आप रेफरेंस केस लॉ लिख के उसको छोटा ब्रीफली एक्सप्लेन करो ओन वर्ड्स में, ठीक है। तो नाम लिखना है आपको, एंड इफ यू एक्सप्लेन इट, तो आपको फैक्ट्स और उसका जजमेंट दोनों लिखना है, लेकिन ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। दे डोंट इंसिस्ट कि आपको टेक्निकल लीगल लैंग्वेज या वैसे ही जैसे एग्जैक्ट केस लॉ में वैसे लिखना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओन वर्ड्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यू कैन एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। लेकिन क्या ये हमेशा लिखना है? नहीं, नाम लिखोगे, इसको एक्सप्लेन करोगे, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतनी थ्योरी नहीं है तो लिखो, या फिर अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है तो ही लिखना है। फैक्ट्स में यू विल राइट द फैक्ट्स, मतलब क्वेश्चन को आपको एकदम ब्रीफली लिखना है, ठीक है। तो फैक्ट्स में एकदम ब्रीफली, मैम कितना लिखे, मतलब 2 to 3 सेंटेंसेस मैक्स, इसके कोई मार्क्स नहीं है, स्टोरी कंप्लीट करने मत जाओ, कोई मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन है। अब फिर लिखना ही क्यों है? मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम जब मार्क्स ही नहीं मिल रहे तो लिखना ही क्यों है? बिकॉज आप डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं दे सकते, यू हैव टू अराइव एट द सॉल्यूशन। तो थोड़े से फैक्ट्स लिखो और फिर सॉल्यूशन पे आओ। सॉल्यूशन कहां पे लिखोगे? यहां पे एनालिसिस में। यहां पे आपको सॉल्यूशन देनी है, थोड़े से फैक्ट्स, नेम ऑफ द पार्टीज, उनका रेफरेंस लेकर, ठीक है, और यहां पर आपको सॉल्यूशन देना है, ठीक है।
तो ये इसके ज्यादा मार्क्स हैं, एनालिसिस के, प्रोविजंस के। मैम यहां पर क्या हमको टेक्निकली एकदम लीगल लैंग्वेज में लिखना है? नहीं, थोड़ी लीगल लैंग्वेज, थोड़ा ओन वर्ड्स। ये पूरा लीगल लैंग्वेज में होना चाहिए, प्रोविजंस। इधर ओन वर्ड्स में मत लिखना, ठीक है? ये पूरा लीगल लैंग्वेज में लिखना है आपको, लेकिन एनालिसिस आप मिक्स में लिख सकते हो, ठीक है? थोड़ी लीगल लैंग्वेज प्लस ओन वर्ड्स, ये चलेगा, ठीक है? और फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? हर क्वेश्चन के ना एंड में आप नोटिस करो, कुछ तो पूछा जाता है। कैन शंभू दयाल बी कंपेल्ड टू सेल द सेड आर्टिकल्स टू प्रकाश? क्वेश्चन मार्क। इस चीज का आंसर आपको कंक्लूजन में देना है, ये क्वेश्चन का आंसर कंक्लूजन में देना है आपको, ठीक है? सो कैन शंभू दयाल बी कंपेल्ड, इसका आंसर आप कंक्लूजन में दोगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैन मिस शकुंतला क्लेम डैमेजेस? स्टेट विल प्रथम बी सक्सेसफुल? कुछ तो पूछा जाता है एंड में, इसका आंसर आप कंक्लूजन में लिखोगे। तो यहां पर कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? आंसर द लास्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन। कुछ तो लास्ट में पूछा रहेगा, जैसे आंसर करो, एडवाइज करो, सजेस्ट करो, आंसर वेदर ही विल बी एबल टू रिकवर डैमेजेस। तो वो चीज का आंसर आपको कंक्लूजन में देना है। स्टार्ट कैसे करोगे? 10, therefore, hence, from the above we conclude that it is so concluded since, okay, so thus, therefore, hence, so, ऐसे, so as per the above, so from the above, we conclude that, okay, as per the above explanation, ऐसे करके आपको स्टार्ट करना है। ऑलराइट, एक बार वापस गो थ्रू कर लेते हैं। प्रोविजंस में आप क्या लिखोगे? सिर्फ थ्योरी लिखोगे, सेक्शन नंबर, लीगल लैंग्वेज में लिखना है। कुछ इस तरीके से लिखोगे, एज पर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और फिर थ्योरी लिखोगे। रेफरेंस केस लॉ के लिए अलग से आप टैब बना सकते हो, नाम ही लिखना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन तो डायरेक्टली इसी पे बेस्ड है, तो एक्सप्लेन भी करो, फैक्ट्स और जजमेंट लिखो। अगर आपको लगता है यहां पर प्रोविजंस में लिखने के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा है नहीं, 2 ही सेंटेंस है, तो इसको एक्सप्लेन करके लेंथ क्रिएट कर लो। फैक्ट्स ऑफ द केस के कोई मार्क्स नहीं है, तो इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। बस एक प्रेसी राइटिंग जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, समरी राइटिंग, तो बस 2-3 सेंटेंस में लिख के इसको फिनिश कर दो। स्टोरी कंप्लीट करने मत जाओ, ये मत सोचो कि मैम इनकम्प्लीट है, ये तो फर्क नहीं पड़ता। नंबर्स वगैरह इधर लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जो नंबर्स लिखे नहीं, मत लिखो। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको सॉल्यूशन देनी है। फैक्ट्स और नेम ऑफ द पार्टीज को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनानी है। ये लीगल लैंग्वेज और ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। कंक्लूजन जो लास्ट में पूछा रहता है उसका आंसर देना है। ओके, तो अब ये आप अपने वो पेपर पे लिख लो और फिर फाइल कर लो, सब फाइल कर लो। डन। ये देखो, ये लिखो।
कोई डाउट है तो पूछो। यस, ये लिख लो। आपको चाहिए तो रिकॉर्डेड बैकअप भी दूंगी, तो फिर वहां पे आके भी लिख सकते हो, अगर आपको अभी नहीं लिखना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बाद में आके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम हर केस बेस्ड क्वेश्चन, प्रोविजंस, फैक्ट्स ऐसे ही लिखेंगे। अगर सपोज आपको ये छोटा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको एक एक लाइन में ही करना है, क्योंकि ये 4 मार्क्स है, 1 मार्क ईच होगा, ज्यादा इसमें आपको प्रोविजंस फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे क्वेश्चन बैंक में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन। यहां पर केस लॉ एक्सप्लेन किया है हमने। क्यों एक्सप्लेन किया है? क्योंकि इसके प्रोविजंस में कुछ लिखने को ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, इसके प्रोविजंस में ज्यादा ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें लिखने के लिए। मतलब 2 ही लाइन है, देखो 2 ही सेंटेंस है और उसमें खत्म। तो इसीलिए यहाँ पे केस लॉ एक्सप्लेन किया हमने। कभी कभार कंक्लूजन और एनालिसिस में ज्यादा नहीं लिखते तो कंबाइन कर लो, एनालिसिस और कंक्लूजन एक ही लिख दो, वो भी चलेगा। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी ना, फिर आपको ध्यान में आने लगेगा कि मुझे कैसे लिखना है आंसर, और फिर जब जब आपको आदत हो जाएगी फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा, आप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। ठीक है, चलो, अब आई होप आपको समझ में आ गया है कि आंसर्स 4 स्टेप्स में आपको बनाने हैं। अब मैम ये 2 मार्क्स वाले में भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं। प्रोविजंस, फैक्ट्स नहीं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले में ये फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 3 मार्क्स में भी, अभी तो मैंने आज क्वेश्चन अलग लिया है, 3 मार्क्स वाले में भी आपको ये फॉर्मेट नहीं लिखना है, लेकिन हम प्रैक्टिस करने के टाइम पे वो लिखेंगे, क्योंकि आपको समझ में तो आए कि प्रोविजन में क्या कितना लिखना है, हाउ टू फ्रेम द आंसर। फिर बाद में एग्जाम में अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। धीरे धीरे हम हमारे जो मेथड्स हैं उसको और रिफाइन करते जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे लिखना है। शुरू में सब लिखो, प्रोविजंस रिकॉल करने की और लीगल लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस करो, फिर फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये फिलहाल आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख के आप अपने नोटबुक में लिख लेना, लेकिन बाद में मैं आपको ये पहले ही दे दूंगी, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के मेरे साथ साथ फिल भी कर सकते हो। ओके, चलो, मिस्टर आर्यन, फर्स्ट लेक्चर है ना, इसीलिए मैं पढ़ूंगी, लेकिन धीरे धीरे मैं ये सब छोड़ती जाऊंगी, आप खुद ही रीड करोगे, खुद ही आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं, कौन से वर्ड से मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये सेक्शन और ये कॉन्सेप्ट लेना है। धीरे धीरे आपको वो आपकी भी वो स्टेज आएगी। ओके, शुरू में 1 आध 2 लेक्चर में आई विल हेल्प यू। चलो साथ में पढ़ लेते हैं। मिस्टर आर्यन, अच्छा ये जो है ये भी बता दूं आपको, ऑलरेडी एक्चुअली मैंने जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स है, जिन्होंने भी एनरोलमेंट की है, उनको मैंने स्केड्यूल भेज दिया है, तो वो तो तैयार होंगे। लेकिन अगर आपने ये स्केड्यूल नहीं देखा है, सो वी आर डिस्कसिंग यूनिट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे लाइन वाइज ही जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है ये। जिसमें असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। ओके,
चलो, मिस्टर आर्यन entered a cafe and ordered a cup of specialty tea, which he then sat down and consumed. When the bill was presented, he refused to pay, claiming that he never signed a contract or he never verbally agreed to the price listed on the menu. तो उसने देने से मना कर दिया. Applying the provisions of the Indian Contract Act, अब देखो ये ध्यान में रखना है. Decide whether Mr. Aryan is legally bound to pay for the tea. क्या पूछा है उन्होंने? अब वो मिस्टर आर्यन क्या है, वो कैफे में गया, मेन्यू देख के उसने टी ऑर्डर कर दी, बैठ के उसने पी और फिर बाद में बोलता है मैं पेमेंट नहीं करूंगा. मैंने थोड़ा ना तेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ना वर्बली एग्री किया कि मैं पे करूंगा, ना राइटिंग में है, मैं क्यों दूं? तो उसने देने से मना कर दिया. अब हमें डिसाइड करना है वेदर ही इज लीगली बाउंड टू पे फॉर द टी. अब मैम हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन अप्लाई करना है और क्या प्रोविजंस यहां पर लिखने हैं? देखो पूछा क्या है उन्होंने क्वेश्चन में, वेदर ही इज लीगली बाउंड टू पे फॉर द टी. मतलब क्या इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है? लीगली बाउंड आपको क्या हिंट देगा? क्या पूछा है? इजी विल ही हैव टू पे, क्या वो लीगली बाउंड है? लीगली आप कभी बाउंड होगे? व्हेन आर यू लीगली बाउंड? जब कॉन्ट्रैक्ट है. यस, तो इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट? अब सवाल ये होता है अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा है ना आपने. वैलिड है, वॉइड है, इम्प्लाइड है, एक्सप्रेस है. मैम ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. अरे इतना सिंपल लिखोगे तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. सोचो, थोड़ा और सोचो, कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, सोचो कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट. देखो इससे आपका आंसर है ना मॉडल आंसर से मैच करता है. जब आप ये सोचते हो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है, सिर्फ वैलिड नहीं, कोई टाइप है क्या इसमें? डिसाइड वेदर ही इज लीगली बाउंड, तो कब बाउंड होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट है. अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? सोचो. ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपके स्टडी मटेरियल में भी है, मैं आपको बताऊंगी कौन सा एग्जाम्पल है वो. सिमिलर है, देखो सोचो और आंसर करो. चलो चैट बॉक्स में आंसर लिखो. सोचो. अच्छा हिंट देती हूं, आपके स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन है, देखो एक एग्जाम्पल है वो कूली वाला, कि हम तो स्टेशन से उतरे, कूली आया, चलता गया, सामान लेके हम भी उसके पीछे पीछे चलते गए. फिर क्या हुआ? उसने पैसे मांगे और हमने देने से मना कर दिया, तो क्या वो रिकवर कर सकता है? क्यों, क्या है उसमें बताओ, लिख के बताओ. चलो क्या है ये? एग्जैक्टली, इट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. चलो मुझे टाइप मालूम पड़ गया कि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. अब सोचो सेक्शन नंबर क्या होगा? इम्प्लाइड का सेक्शन क्या है बताओ. देखो जब भी आप मेरे को आंसर देते हो ना तो इमीडिएटली मुझे सेक्शन नंबर भी बता ही दिया करो. मैम हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है ये. अच्छा ठीक है, इस बहाने से आपको पता चल जाएगा ना. सेक्शन 9 of the Indian Contract Act 1872. लिखने की आदत डालो. हाँ अभी मत लिखो, मैं बताऊंगी, ये तो सिर्फ हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 9. अब फ्रेमिंग कैसे करें आंसर की? अगर आप फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे हो, हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लो तो वही रहेगा. 2 मार्क्स का है, फिर भी प्रोविजंस तो लिखोगे. क्या लिखोगे प्रोविजंस में बताओ? हेडिंग नहीं लिखनी है प्रोविजंस करके, लेकिन लिखना तो है ना
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, नेवर स्टार्ट द आंसर विद येस और नो. येस इट इज, ही इज लीगली बाउंड, खत्म. येस ही इज लीगली बाउंड एक लाइन में खत्म हो जाएगा क्या 2 मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स है तो 4-5 सेंटेंस तो लिखो. कैसे फ्रेमिंग करोगे बताओ? सबसे पहले आप लिखोगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे हम. देखो, इस तरीके से ना आप अपना आंसर को फ्रेम कर सकते हो, और फिर जब मैं आपको टाइम दूंगी तो राइटिंग आप पूरा सेंटेंस लिख देना. अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं. डिस्कशन भी तो इंपॉर्टेंट है. पहले मेंटली सीखें तो सही आंसर फ्रेमिंग कैसे होती है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? क्या लिखोगे इसमें? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स. देखो, ये रिविजन सेशन नहीं है, रिविजन आपको करके बैठना है. यहां पर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए. मैं आपको यहाँ पे लर्न कराने या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो बताने के लिए नहीं आई हूं. मैं आपको सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि क्वेश्चन में कैसे उसको अप्लाई करना है. तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैम आप पूरा थ्योरी भी एक्सप्लेन करो. ये रिविजन सेशन नहीं है, ये राइटिंग प्रैक्टिस है ये. अच्छा, तो डेफिनेशन ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा? इट इज मेड. अब देखो, जब खुद भी लिखोगे तो इस तरीके से आपको न्यू न्यू क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए. इट इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, ठीक है? फिर वर्ड्स स्पोकन और रिटन लिखना है आपको, वो तो अंडरस्टूड है वैसे, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप फुल सेंटेंसेस लिखोगे. ये सिर्फ डिस्कशन है. मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स स्पोकन और रिटन. फिर वर्ड्स नहीं यूज किए. इट इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स स्पोकन और रिटन. फिर कैसे समझेगा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? कैसे समझेगा? लिख के बताओ. यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. इट इज इनफर्ड. मैंने आपको मेरे लेक्चर्स में ये वर्ड हाईलाइट करवाया था. इट इज इनफर्ड, इट इज अंडरस्टूड. ये वर्ड लिखना जरूरी है. इट इज इनफर्ड फ्रॉम द एक्शन और कंडक्ट of the parties or circumstances of the case. ये तो हो गया implied by law ना, implied from fact. yes, implied by law भी तो हो सकता है ना. अब मैम वो तो लेकिन यहां पर रेलिवेंट नहीं है ना. पर हम तो थ्योरी लिख रहे हैं, सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ दो. और इट मे समटाइम्स बी implied by law even though parties never intended to contract. तो अब मुझे कैसे समझ में आया कि इसमें इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा? ये लास्ट सेंटेंस, क्या वो लीगली बाउंड है? लीगली बाउंड कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा. क्या कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ. कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? इंप्लाइड. ये इंप्लाइड का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इंप्लाइड में मैंने बताया था आपको प्रोविजंस पे बहुत मार्क्स हैं. 3 पॉइंट्स हमने लिख दिए. इट इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स. अगर वर्ड्स नहीं यूज हुए तो कैसे समझा? इट इज इन्फर्ड, अंडरस्टूड फ्रॉम द एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. It may sometimes be implied by law even though the parties never intended to contract. बस फिनिश. मैम ये तो 2 मार्क्स का है, तो क्या यहाँ पर हमको फिर भी फैक्ट्स लिखना है दैट आर्यन कंज्यूम द टी? मत लिखो. प्रोविजंस पे, एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान दो. फैक्ट्स नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 2 मार्क्स का ही तो है, बाद में लिखेंगे. हाँ, अभी बंद को बताओ सॉल्यूशन क्या दोगे इसमें? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको बताना पड़ेगा ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे हुआ. कैसे बताओगे? चलो, कॉन्ट्रैक्ट है ना. देखो, एक ही थॉट है, कॉन्ट्रैक्ट है. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इंप्लाइड. अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना.
एनालिसिस में क्या लिखोगे, कैसे बना कॉन्ट्रैक्ट? डिस्प्ले जो है ना मेन्यू का, उसने ऑर्डर दिया मुझे ये चाहिए, आप ये भी लिख सकते हो कि मैम डिस्प्ले लेकिन इनविटेशन टू ऑफर नहीं हुआ। हाँ, वैसे भी लिख सकते हो कि डिस्प्ले जो है वो इनविटेशन टू ऑफर है, उसने ऑर्डर किया वो ऑफर है, लेकिन वो लाके भी तो दिया ना, वो एक्सेप्टेंस है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो बना। वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, इट इज अंडरस्टूड। हिज एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग shows that there is intention to pay, there is acceptance. वो क्या बोल रहा है, मैंने वर्बली कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। अरे तो क्या हुआ, तूने ऑर्डर दिया, मैं लेके आया, हमारे एक्शन से, तूने पिया, हमारे एक्शन से ही कॉन्ट्रैक्ट बना। अच्छा, अगर आपको यहां पे डाउट आ गया कि मैम क्या मैं सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर का क्वेश्चन बनाऊं, आप बना सकते हो, लेकिन उसकी आर्ग्यूमेंट क्या है? उसने आर्ग्यूमेंट किया दैट वी नेवर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्बली और इन राइटिंग। वी नेवर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब राइटिंग में नहीं था, वर्बली नहीं साइन, वर्बली एग्री नहीं किया, मतलब वो आर्ग्यू कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो राइटिंग में, और हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है, राइटिंग में ही होना जरूरी नहीं है, अगर एक्शन भी हुआ ना तो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि मैम इनविटेशन का बना दे क्या, कि डिस्प्ले इनविटेशन टू ऑफर है, उसने ऑफर दिया, शॉपकीपर ने सप्लाई की टी, उसने कंज्यूम की, तो पैसे तो भरने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। हाँ, लेकिन उसकी आर्ग्यूमेंट तो वो नहीं है ना, वो क्या बोलता है कि राइटिंग में और वर्बली नहीं है, मतलब वो बोलता है एक्सप्रेस ही होना चाहिए। हम उसको बोल रहे हैं अरे ऐसा नहीं है, कभी कभार एक्शन से भी बनता है कॉन्ट्रैक्ट, तो इसीलिए हर चीज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ही पॉइंट कर रही है। तो अब क्या लिखेंगे इसमें, दैट डिस्प्ले इज इनविटेशन टू ऑफर। यहां पर इन्होंने ऑफर लिया है मॉडल आंसर में, आप ये भी ले सकते हो, आर्यन प्लेस्ड द ऑर्डर, that was offer, the cafe owner accepted the offer, तो इन एंड फिर आर्यन कंज्यूम्ड इट। हिज एक्शन shows that there is a contract। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो दैट आर्यन, सॉरी पहले मेन्यू का जो प्राइस लिखा है ना, प्राइस ऑन द मेन्यू, ये ऑफर है, ही कंज्यूम्ड इट, ये एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया विदाउट वर्ड्स। तो ये हो गया इम्प्लाइड, ये ज्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि हम अगर ये लिखेंगे ना तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है। सोच आपकी सही है, लेकिन जो डिस्प्ले ऑन द मेन्यू है वो ऑफर है कि भाई इसमें दे रहे लेना ले ले, वो नेगोशिएशंस इनवाइट नहीं कर रहा ना। हर क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम्ड रहता है, ठीक है। अगर अगर ये आप लेते हो ऑफर, वो कंज्यूम करता है एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया विदाउट वर्ड्स, इट इज इम्प्लाइड, ही इज लायबल टू पे, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम हिज कंडक्ट। देखो जब आप कैफे में जाते हो और ऑर्डर प्लेस करते हो, इट इज अंडरस्टूड ना दैट यू आर कंज्यूमिंग इट, यू आर गोइंग टू पे। जैसे आप बस में बोर्ड करते हो, जैसे ही अभी देखो बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, वो आ रही है, वी बोर्ड इट, इट इज एक्सेप्टेंस कि हम तुम्हारी सर्विसेज यूज कर रहे, वी विल पे फॉर इट, इट इज अंडरस्टूड। उसी तरीके से यहां पर भी जैसे कूली आया, वो बैग उठाए, इट इज अंडरस्टूड दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड, वो इसी एक्सपेक्टेशन से आके हमको सर्विसेज दे रहा है।
तो ये ज्यादा ठीक लगता है, ये नहीं। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड है। और कंक्लूजन क्या लिखोगे? आर्यन इज लायबल टू पे, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, सो आर्यन इज लायबल टू पे as there is an implied contract between the parties। ठीक है, चलो अब 10 मिनट लो और खुद से इसको लिखो। अब फ्रेश है ना माइंड में, अब खुद से लिखो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, 5-7 मिनट लो। 2 मार्क्स का है ना, 10 मिनट भी मैं ज्यादा दे रही हूं एक्चुअली, बट क्योंकि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए। चलो लिखो, आंसर करो। ट्राई करो 7 मिनट्स में हो जाए। ठीक है, गाइज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। आप मुझे बताओ कि आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए या आपका कुछ और व्यू है, तो वो मेरे साथ शेयर करो, डाउट्स क्लियर कर लो। ये सब आपको भेजना है, पीडीएफ भेजना है चेकिंग के लिए। क्या बात है, लिख के भी हो गया? दैट्स नाइस। डन। ओके, 3 मिनट, 3-4 मिनट में हो गया, विच इज गुड, इट्स गुड, यस। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है।
3 मार्क्स मतलब 1 सेंटेंस में ही आपको आंसर लिखना है। अच्छा, इसका मॉडल आंसर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात करता है। सेक्शन 9, implied contract means a contract in which it is made otherwise than in words spoken or written. It is inferred, understood from the conduct of the parties or circumstances of the case. Sometimes contract may even be implied by law even though the parties never intended to contract. तो 3 sentences बहुत होते हैं। जो कैफे में डिस्प्ले पे पड़ा है वो ऑफर है कि भाई हम इस पे दे रहे हैं, तुम ऑर्डर प्लेस कर दो। ठीक है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग इनविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। डिस्प्ले ऐसा नहीं है कि नहीं हम ये नहीं देंगे, वो ऑफर है, आप ऑर्डर दे दो, दे देंगे। आर्यंस एक्ट ऑफ ऑर्डरिंग इज ऑफर, इज एक्सेप्टेंस, उसने कंज्यूम भी किया। इट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी उसको पे तो करना ही पड़ेगा। सो ही इज लायबल टू पे। देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड द कैफे ओनर। हर चीज राइटिंग में हो तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनाए ऐसा जरूरी नहीं है, उसके एक्शन से भी पता चलता है। Explain the type of contracts in the following agreements. X promised to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. However, the consent of X has been procured at a gunpoint. ओहो, बोलो। X ने बोला मैं तेरे को बेचता हूं मेरा स्कूटर, लेकिन गन पॉइंट पे। गन पॉइंट, यही तो हिंट है। क्या हिंट है बताओ मुझे। सेक्शन के साथ चाहिए आपका आंसर। क्या है हिंट? कोवर्जन है ये, यस। सेक्शन 15 कोवर्जन। देखो गन पॉइंट हमको हिंट देता है, अपनी मर्जी से नहीं कंसेंट दिया उसने, गन पॉइंट पे दिया है, कोवर्जन यूज हो रहा है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बोलो? आपको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है बताओ? कोवर्जन है ना? क्या टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है बोलो? लेट्स सी हु इज द फर्स्ट टू आंसर। करेक्ट, वॉइडेबल है। तो मैं इसके आंसर में क्या लिखूंगी बताओ? दिस इज अ टाइप ऑफ voidable contract। आप लिख सकते हो बिटवीन एक्स एंड वाई अगर आपको लिखना है तो। voidable मतलब क्या? 1 मार्क का ही है, जरूरत नहीं है लेकिन लिखना चाहिए। क्या लिखोगे बोलो? voidable मतलब कॉन्ट्रैक्ट। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डिफाइन नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों voidable है, अभी अभी क्या होगा इसका। कॉन्ट्रैक्ट इज voidable, आप ऐसे भी लिख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट इज voidable, आप ये भी लिख सकते हो, इट दिस इज अ टाइप ऑफ voidable कॉन्ट्रैक्ट between x and y. Contract is voidable at the option of aggrieved party x। आपको कंबाइन करके लिखना है वो भी लिख सकते हो। दिस इज अ टाइप ऑफ voidable contract which is avoidable at the option, और या दिस इज अ टाइप ऑफ voidable contract at the option of aggrieved party x, ऐसे भी लिख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको ऐसे लिखना है ना, ये भी ठीक है। सो एक्स कैन आइदर treat the contract as valid
और रेप्यूडिएट, मैंने कैंसल वर्ड यूज नहीं किया, मैंने अच्छा वर्ड यूज किया, रेप्यूडिएट, और रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। आप ये भी लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड टिल रिसिंडेड बाय एक्स, वैसा भी लिख सकते हो। मैम ये लिखना है क्या? हमको तो सिर्फ इतना बोला ना, आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बस ना। अगर सिर्फ उतना लिखोगे तो फिर एग्जामिनर बोलेगा इतना ही लिखा, बाकी स्टूडेंट ने तो 2 लाइन एक्सप्लेनेशन की भी डाली है। तो लिखना जरूरी है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। ओके, तो दिस इज अ टाइप ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। क्या है वॉइडेबल मतलब? X can either treat the contract as valid or repudiate the contract. आपको अगर ये नहीं लिखना है तो ऑल्टरनेटिवली क्या लिख सकते हो? Contract remains valid till rescinded by X. तो मैम इसमें हम लोग कोअर्जन ये नहीं मेंशन करें, जरूरत नहीं है ना। आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है ना, वॉइडेबल है तो उस कैसे मालूम पड़ा मुझे वॉइडेबल है? क्योंकि कोअर्जन यूज हुआ, कोअर्जन है तो वॉइडेबल होगा। सो कोअर्जन को मैंने इसीलिए यूज किया है सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैम इसमें ये भी लिखें क्या कि सेक्शन 2 क्लॉज आई? वो आपकी मर्जी है कि आपको लिखना है सेक्शन 2 क्लॉज आई, बिकॉज आई विल डिसाइड ना कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखूं या वॉइड करूं। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अच्छी बात है, सेक्शन नंबर लिखना इज वेरी गुड। A bought goods from B in 2015 but no payment was made till 2019. टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन क्या लिखेंगे हम? ये एक्चुअली एग्जाम को क्वेश्चन है, उसमें ये आया था, ये एग्जाम क्वेश्चन है। आज हम क्योंकि वैरायटी कर रहे हैं तो मैंने एक एग्जाम क्वेश्चन भी लिया है। ये क्या होगा? 2015 का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक पेमेंट ही नहीं की, बोलो। ये तो टाइम बार्ड हो गया मैम, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये तो वैलिड रहा ही नहीं, तो टाइम बार्ड हो गया। तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे बताओ इधर? दिस इज अ टाइम बार्ड डेट। क्यों टाइम बार्ड हो गया? ये 3 साल हो गए ना खत्म। विच इज लीगली नॉट एनफोर्सिएबल। यस, आपको अगर टाइम बार्ड एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हो। अ डेट विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years बिकम्स अ टाइम बार्ड डेट। जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। हेंस ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, कौन है पार्टीज? हेंस बी कैन नॉट सू ए, सॉल्यूशन तो देनी पड़ेगी ना। अब ये क्या है? G gives tuitions to H, a pre-engineering student from the next month. H in consideration promises to pay 5,000 per month. अभी तक तो कुछ दिया ही नहीं, ट्यूशन चालू ही नहीं की। वो तो बोलती नेक्स्ट मंथ करेंगे, और वो भी बोलते ठीक है मैं हर महीने तेरे को पैसे दूंगा। तो कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है ये? बोलो। यस, यू कैन कॉल इट एग्जीक्यूटरी एज वेल एज, बोलो। वो नहीं लिखा आपने? बोथ पार्टीज हैव टू स्टिल फुलफिल देयर प्रॉमिस, राइट? एग्जीक्यूटरी को और क्या बोलते हैं? एज वेल एज एग्जीक्यूटरी, या फिर आप बोल सकते हो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल क्यों? बिकॉज बोथ पार्टीज हैव टू स्टिल परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। रीजन भी लिखो। अब
This is an executory contract as both parties have to still perform their obligation. या फिर आप लिख सकते हो as both parties will perform their obligations in the future, वो भी लिख सकते हो. तो ये एग्जीक्यूटरी हो गया. अरे हमने तो आंसर ही बना दिया पूरा. यही तो है इसका आंसर. आप लिख लो मेरे साथ साथ, अगर लिख रहे थे तो ठीक है, अदरवाइज लिख लो. अब थर्ड क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल कंपनी है क्लियर स्किन लिमिटेड. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना. एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है क्लियर स्किन. It published an advertisement in the newspaper offering a reward of 25,000 to any person who contracted a specific skin rash after using their face cream according to the printed instructions. Mr. Somesh, who was unaware of this advertisement, he was unaware, purchased and used the cream on the recommendation from a dermatologist. After using the cream as directed, Somesh developed skin rash mentioned in the ad. Only then he discovered the newspaper regarding the reward. हिंट आ गया मैम. मैंने आपको बोला था थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मुझे लगता है मैंने जिस तरीके से पढ़ा मैंने आपको खुद ही हिंट दे दिया कि कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये. अच्छा. सोमेश नाउ अप्रोचेस द कंपनी टू क्लेम द रिवॉर्ड. कंपनी बोलती है हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं तुम्हारे साथ, डिसाइड करो. बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बार फिर से पढ़ लो चाहिए तो. क्या मुझे हिंट कैसे मिलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं? क्या हिंट है बताओ. मिलेगा क्या उसको रिवॉर्ड? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिक्स्ड आंसर है ये तो. नहीं मिलेगा रिवॉर्ड. नहीं, आपका रीजन नहीं ठीक है. हिंट एक्चुअली मैंने हाईलाइट ही किया हुआ है. मेरे को केस लॉ लिख के बताओ. चलो केस लॉ बताओ कौन सा आएगा. इससे आपकी प्रैक्टिस होगी ना स्पेलिंग्स की. ये तो आएगा ही. एंड कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक बोल रहे हो, वो तो आएगा, लेकिन और भी एक केस लॉ है. शुक्ला वर्सेस लालमेन नहीं. शुक्ला वर्सेस लालमेन नहीं है. हाँ, लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. यस. अच्छा सुनो, क्या आएगा इसमें? उसको रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखने पे तो लगता है कि मिलना चाहिए. क्यों? बिकॉज दिस इज वेरी सिमिलर टू द केस लॉ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. यस और नो?
देखने पे तो लगता है कि ये तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक है, रिवॉर्ड था, न्यूज़पेपर में ऐड आई, उसको डैश हुआ, उसने क्लेम किया। बात वो नहीं है। बात क्या है? ही इज अनअवेयर ऑफ द एडवर्टीजमेंट, उसने यूज किया, उसको रैश हुआ, उसके बाद, यस, आफ्टर यूजिंग द क्रीम ओनली देन ही डिस्कवर्ड द न्यूज़पेपर क्लिपिंग, बाद में उसको पता चला इसके बारे में, लेटर ही रियलाइज्ड। तो क्या आएगा फिर इसमें? सो इन दिस केस लालमेन शुक्ला का ही आपको केस लॉ एज अ बेस लेना है. So can I say that the person must be aware of the reward at the time of offer? Can I say कि communication of offer होना चाहिए? Offer must be communicated. He must have knowledge of offer. Only then you can accept it. And I will write the case law Lalman Shukla versus गौरी दत्त. तो ये ना एक छोटा सा फ्रेमवर्क मैंने डिजाइन कर लिया है कि मैं इस तरीके से आंसर फ्रेमिंग करूंगी, है ना. तो अब मुझे बताओ प्रोविजंस में क्या लिखेंगे. प्रोविजंस में आप क्या लिखोगे बताओ. मतलब अभी आपको एग्जैक्टली नहीं बताना है, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैम ये 4 पॉइंट हम लिखेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है ना, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ही मस्ट हैव अवेयर, ऐसे 4 कुछ पॉइंट्स बताओ मुझे जो आप लिखोगे. पहले तो ये बताओ क्या ये जनरल ऑफर है. इज इट अ जनरल ऑफर? लगता है ना, क्योंकि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक जनरल ऑफर का केस लॉ था. तो क्या ये जनरल ऑफर है? ऑफर तो जनरल है, यस. तो कैन आई से ये जनरल ऑफर है? इट इज एन ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक इन जनरल. हाँ, वो लिखेंगे ही ना हम, बिकॉज हमको ये लिखना है कि हाँ ये जनरल ऑफर है, उसने एक्सेप्ट किया बाय परफॉर्मिंग इट, तो वो एक्सेप्टेंस भी है, कॉन्ट्रैक्ट तो बना. लेकिन ऑफर रिवॉर्ड के लिए कम्युनिकेट नहीं हुआ ना, वो लिखना है आपको. तो यस, वी हैव टू राइट दिस. तो मैंने क्या बोला यहां पे कि ये जनरल ऑफर है. ओके, सो अब ये केस में उसने यू डोंट हैव टू गिव रेफरेंस कि वो ये केस में यूज होगा, हम सिर्फ थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं. सी, आई गॉट योर डाउट, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या ये प्रोविजंस इस केस को अप्लाई होते हैं. नहीं होता है, ये नहीं हो रहा है उसमें. हम सिर्फ थ्योरी लिख रहे हैं, एग्जामिनर को बता रहे हैं कि यार मुझे पता है, आई नो. तो ये जनरल ऑफर है. जनरल ऑफर कैसे एक्सेप्ट होता है? एक्सेप्टेंस इज बाय परफॉर्मिंग एज पर द टर्म्स ऑफ ऑफर. है कि नहीं? आपने वो यूज किया एज पर द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस, यू केम फॉरवर्ड, एक्टेड अकॉर्डिंगली, दैट शोज एक्सेप्टेंस ना. तो वो भी आएगा ना, केम फॉरवर्ड. एंड एक्टेड अकॉर्डिंगली, दिस शोज एक्सेप्टेंस. लेकिन एक बेसिक रूल क्या है ऑफर का? अब ये देखो, ये 4 मार्क्स का है, इसमें थोड़ी सी तो प्रोविजंस आपको लिखने पड़ेंगे ना. मेन रूल क्या है ऑफर का? दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. फिर acceptance in ignorance of offer. Acceptance
in ignorance of offer is not acceptance, या आप लिख सकते हो is not a valid contract, it will not create any obligation, is not valid acceptance, no valid contract is concluded. ठीक है, तो आप सिर्फ जनरल ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में लिख रहे हो क्योंकि उन्होंने आपको लीड किया कि हाँ ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक है क्या, फिर आप बोलते हो नहीं ये कार्लिल वर्सेस नहीं है, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट भी तो होना चाहिए ना। आप बोल रहे जनरल ऑफर है लेकिन उसको पता ही नहीं ना। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। हाँ, अब हम एनालिसिस में क्या लिखेंगे बताओ, एनालिसिस बताओ, फैक्ट्स तो ठीक है यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, एनालिसिस में क्या लिखेंगे बोलो। अब आपको क्वेश्चन के भी फैक्ट थोड़े से लेने हैं। आपको अगर ना ये जो मैंने मॉडल आंसर दिया है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है अगर, तो आप मेरे टेक्स्ट बुक का भी आंसर लिख सकते हो। देखो मैंने मेरे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, ये हमारे लेक्चर नोट्स है ना, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था। आप वो लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। समटाइम्स स्टूडेंट्स फील कि मैम ये लैंग्वेज हमको थोड़ी टफ लगती है, आपके नोट्स की लैंग्वेज ईजी लगती है, वो कर लें क्या। आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो आप ये भी लिख सकते हो, मैंने क्या लिखा है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, offer must be communicated to the person to whom it is made. Offer cannot be accepted unless it is communicated to the offeree. Offeree can accept the offer only when he knows about it. Acceptance of offer in ignorance is not acceptance. It does not confer any legal right. ये वर्ड्स अगर आपको इजी लगते हैं तो यही लिखो। देखो मैंने केस लॉ भी एक्सप्लेन किया है ना, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। नहीं, ये पॉइंट्स पे ज्यादा मार्क्स हैं, इसको लिखो, ठीक है, इसको लिखो। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, offeree cannot accept the offer, he can accept only when he knows about it. Acceptance in ignorance is not acceptance, it does not confer any legal rights. ये लिखो, ठीक है, अभी समझा। अब मुझे ये बताओ एनालिसिस में क्या लिखोगे। रेफरेंस केस लॉ भी आ जाएगा ना, इधर दो आएंगे ना, हमने कौन से डिस्कस किए, कौन से डिस्कस किए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और दूसरा कौन सा है, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। स्पेलिंग सही होनी चाहिए। एनालिसिस, हाँ मेरे को कुछ तो रिप्लाई आया है, क्या लिखेंगे, हाँ, यू विल एक्सप्लेन दैट ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड, राइट, ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड, आप एक्सप्लेन करोगे। आप लिखोगे सोमेश इज नॉट अवेयर of the reward at the time of acceptance। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैम ठीक है आपने ना ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया है, क्या हम एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर, आप वो एंगल से भी कर सकते हो, दैट देयर कैन नॉट बी एक्सेप्टेंस
विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर, आप वो एंगल से भी लिख सकते हो. यहाँ पे तो वो लालमैन का नहीं दिया मैंने. ठीक है. सोमेश वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस. फिर there is no communication of offer, so you cannot accept this is not valid acceptance. आप एक्सेप्ट mere mental सॉरी, आपको पता ही नहीं है तो फिर कैसे एक्सेप्ट करोगे when you're not aware of the offer. Somesh is not aware of the offer at the time of acceptance. आप लिख सकते हो there is no communication, so he cannot accept it. Yes. तो इसको सेंटेंस में कैसे लिखोगे? that offer is not properly, that offer for reward is not communicated. He cannot he was not aware of the reward at the time of acceptance. He only came to know about it later when he had already purchased the goods. So he should be aware. In order to claim the reward, if he wants to claim the reward, he should be aware of the reward at the time of acceptance of the offer. मतलब रिवॉर्ड ऑफर के टाइम पे आना चाहिए और उसको पता होना चाहिए एक्सेप्टेंस के टाइम पे कि हाँ अगर रैश हो गया तो रिवॉर्ड है. So there is no valid acceptance. As Somesh was ignorant, so he is not entitled to reward. मैम ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया 4 मार्क्स के लिए? इतना थोड़ी ना लिखना है. हम फिलहाल मार्क्स नहीं देख रहे, हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि क्या हम लिख पा रहे हैं, क्या हम अलग अलग तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग कर पा रहे हैं. मार्क्स में आएंगे ना फिर, पर पहले लिखना तो सीखो, लिखो तो सही. तो कंक्लूजन में क्या है, क्या पूछा है एंड में? देखो एंड में क्या पूछा है. सोमेश नाउ अप्रोचेस द कंपनी टू क्लेम बट द कंपनी रिफ्यूजेस. अच्छा ठीक है, तो कैन ही क्लेम द रिवॉर्ड? नो, ही कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड. Although the reward was communicated to others, it was a general offer, but he was not aware ना. जैसे लालमैन शुक्ला में भी रिवॉर्ड बाद में तो डिक्लेयर किया गया ना, लेकिन तब तक तो लालमैन ऑलरेडी निकल चुका था. बाद में रिवॉर्ड डिक्लेयर हुआ, बाकी लोगों को पता था, लालमैन को नहीं पता था. यस करेक्ट. सो ही इज नॉट एंटाइटल्ड, he was not aware of the reward. ठीक है, not aware. yes. तो इसकी सॉल्यूशन देखो क्या लिखा है. While the advertisement by Clearskin is a classic example of general offer, very similar to Carlyle versus Carbolic, the timing of the offer is knowledge is also critical. उसको knowledge भी तो होनी चाहिए ना रिवॉर्ड की. According to Lalman Shukla versus Gauri Dutt, an offer must be communicated to the person to whom it is made before it is accepted. Since Somesh was unaware of the reward, there was no communication, and thus his actions cannot be construed as legal acceptance. ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. ये उन्होंने लिखा है मॉडल आंसर में, बट इवन इफ यू डोंट राइट इट इज ओके. कंक्लूजन बहुत अच्छे से लिखी है. He is not entitled although the company made a valid general offer. Somesh's performance in ignorance does not result in a binding contract. The company is not under an obligation to fulfill the promise. मैम इतना हाई लेवल में वर्ड्स में लिखना पड़ेगा? नहीं, यू कैन राइट, यू कैन सिंप्लीफाई. कीवर्ड्स क्या लिखने हैं आपको? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक दिखाओ, मुझे आता है ये आंसर, मुझे मालूम है नाम. लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त लिखो. Offer must be communicated. You cannot accept if you are not aware of the offer.
ये लिखना है आपको, अनअवेयर ये वर्ड्स लिखने हैं, नॉट अवेयर लिखा तो भी चलेगा। ये अच्छा सेंटेंस है। His performance in ignorance of the offer will not result in a binding contract for reward आप लिख सकते हो। Company is not legally bound। ट्राई करो, आपको आएगा। ट्राई टू राइट। ओके, तो आज ने एक काम करते स्टूडेंट्स, अभी एंड करते हैं क्योंकि आज थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन में भी टाइम गया। वैसे तो ये 1.5 आवर में राइटिंग करके हो जाता है। आप सोचो, आपका 3 घंटे का पेपर है और उसमें आपको अराउंड 15-16 क्वेश्चंस लिखने, ये तो सिर्फ 5 हैं, फिर भी मैं आपको 1.5 आवर दे रही हूँ, तो लेक्चर टाइमिंग इज सफिशिएंट। बस इतना है कि आज इंट्रोडक्शन भी था तो उसमें भी टाइम गया, एंड राइटिंग के लिए कम टाइम था, बट नेक्स्ट लेक्चर से 5, अभी आपको समझ में आ गया ना कैसे लिखना है, तो 5 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। अब आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको लिखना है। 4 एंड 5 आई विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 4 एंड 5 एंड देन यू कैन राइट। ठीक है, तो फिलहाल आप 1, 2, 3 लिखो, भेजो फॉर चेकिंग। ओके, और धीरे धीरे आप देखना 2-3 लेक्चर के बाद आप खुद ही मुझे बोलोगे मैम अभी थोड़ा क्लियर हो गया माइंड में कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इंप्रूवमेंट आएगी, बट आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला लेक्चर। अगर आप भी एनरोल करना चाहते हो सो प्लीज विजिट माय वेबसाइट capreetyagarwal.com फॉर एनरोलमेंट। बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप बिल्कुल लेट नहीं हो। तो इसी तरह राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह आई विल टेल यू कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वैरायटी करेंगे, थ्योरी, केस बेस्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एंड ये एक तरीके की टेस्ट सीरीज भी बन जाएगी आपके लिए। कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर मेरे वेबसाइट पे दिया हुआ है capreetyagarwal.com, तो उस पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। ऑलराइट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम जहां पर हम ये कंटिन्यू करेंगे। एंड रुको, रिविजन किसकी करनी है आपको, यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन की तैयारी रखना, उसमें मैं थ्योरी भी लिखवाऊंगी आपसे, क्योंकि कंसिडरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एंड असेंशियल्स पे भी थ्योरी आता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्शंस पे भी आता है, एंड सेक्शन 25 पे भी थ्योरी आती है। ये मतलब एक्चुअली पूरे चैप्टर ही है जो थ्योरी में आता है। तैयारी रखना, अगले लेक्चर में मिलेंगे कंसिडरेशन चैप्टर और ये 2 क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, कंसिडरेशन रिवाइज करके आना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं।